हेलो फ्रेंड्स, 10th मस्ती रणधीर सर में आपका स्वागत है। वेलकम टू कम बैक। फिर से हम चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। हमने प्लेलिस्ट में देखिए एक चैप्टर और दो चैप्टर को फुल्ली एक्सप्लेनेशन कर चुका है। अब हम तीसरा चैप्टर की ओर थोड़ा देखते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी लीनियर टू वेरिएबल, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले राशि, इसका कंसेप्ट देखते हैं। राशि दो प्रकार की होती है, एक वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल, यानी एक चर और एक अचर। चर किसे कहते हैं? जिसका मान चेंज हो, जिसका वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जिसका वैल्यू चेंज हो जाए उसे वेरिएबल कहते हैं, और जिसका वैल्यू नॉन चेंज हो यानी नहीं चेंज हो, जिसका मान न बदले, वो अचर है। अर्थात चर, चर मतलब चर मतलब बदल जाए। जिसका मान बदल जाए वो अचर है, जिसका मान नहीं बदले वो अचर है। जैसे एबीसीडी, इंग्लैंड वाला सब आया था हम लोग के देश में, तो उगने के हम लोग चराएंगे, क्योंकि वो सब भाग गया, तब चराई भी नहीं करेंगे। तो एबीसीडी चर, एबीसीडी चर, हम लोग 1 2 3 जो है अचर है। तो एबीसीडी जो है वो अचर है, और 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक वो अचर है। चलिए क्वेश्चन है, पहले बात आते हैं, शीर्षक पर ध्यान देते हैं। कह रहा दो चर का मतलब एबीसीडी वाला दो आई, एबीसीडी वाला कितना आएगा? 2 वाला रैखिक समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक चर और अचर के जोड़, घटाव, गुना, भागा के संकाय को बउआ जी बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इस चीज को हम एक प्रकार से पद के रूप में लिख देते हैं, टर्म के रूप में लिख देते हैं, उसे समीकरण कहते हैं। समझे? तो वही दो चर का मतलब दो एबीसीडी आना चाहिए। जैसे x आ सकता है, y आ सकता है। समझे? तो यह करा दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तनी जानते हैं। व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। यह जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी व्यापक रूप है। ठीक है, या मानक रूप इसी को कहा जा सकता है, जहां a1 a2 एंड b1 b2 एंड c1 c2 के जगह पर कोई सफिशिएंट अंक होंगे। अंक संख्या होगा 1 2 3 4, यानी कोई भी संख्या उस रीडिज बॉडीज को हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रैखिक समीकरण का मतलब हो गया जो ax प्लस माइनस b के टर्म पर आता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस माइनस b के टर्म पर आता है, जहां a और b कोई संख्या होती है, तो उसे रैखिक समीकरण के रूप में माना जाता है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ इसके टर्म पर देख सकते हैं, जैसे 3x प्लस 5 यह रैखिक समीकरण है, या 4x माइनस 3 यह रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात की जाए तो a1 के जगह पर 3 रखते हैं तो 3x हो गया, b1 के जगह पर अपना से 2 रख देते हैं तो 2y हो गया, और c1 के जगह पर कोई अंक रहना चाहिए, 5 रख दिए, बराबर 0 कर दिए। a2 के जगह पर 4 रख दिए, 4x हो गया, प्लस b2 के जगह पर 2 रख दिए, चाहे 3 रख दीजिए, 3y हो गया, आप प्लस c2 के जगह पर 7 रख दिए, बराबर 0 हो गया। तो यही जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया यानी समीकरण फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना? इसी के अकॉर्डिंग इसमें x y का मान निकाला जाता है। x y के मान निकालने के लिए 4 विधियां होती है। x y का मान निकालने के लिए 4 विधियां होती है। निकालने हेतु
विधि। 4 गो विधि कौन कौन सी होती है? ऐसे पहला विधि जो होता है आपका लुप्तीकरण या विलोपन विधि माना जाता है उसको, विलोपन विधि। दूसरा विधि आपका प्रतिस्थापन विधि होता है, या सभी विधियों से आप निकाल सकते हैं। तीसरा में आता है आपका ब्रज गुणन विधि। सबका एक्सप्लेन हम इस एपिसोड के दरमियान करेंगे। और चौथा जो होता है तुलनात्मक विधि। तो आप कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और नोट डाउन कीजिए, हर एक बातों को नोट कीजिए ताकि आपको याद रहे। तो यह 4 विधि से हम लोग कोई भी एक्स वाई का मान सॉल्व करते हैं। ऐसे हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब इफिशिएंट माना जाता है, यही लोग टीचर लोग खासकर पढ़ाते हैं। लेकिन हम चारों का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात अब 3.1 का क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी आयु का रह जाता हूँ। तो देखिए जब भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात आती है तो 2 गो सरनेम अइबे करेगा, 2 गो चीज अइबे करेगा। आज जो दोनों पूछता है ना तो उसी में से एक्स और वाई माना जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो जब पूर्व कहे तो माइनस, पूर्व कहे तो माइनस, अब बाद कहे तो प्लस। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी, और अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में एवं ग्राफीय रूप में निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप को हम नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि बीजगणितीय रूप क्या होता है और ग्राफीय रूप क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें 2 बात आए हैं, एक आफ्ताब आई है, आफ्ताब आए हैं और उनकी पुत्री आई है। तो सबसे पहले 1 नंबर का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो आफ्ताब या हॉल, आफ्ताब माना कि आफ्ताब का उम्र x है तथा पुत्री का उम्र, पुत्री की उम्र y है। बरस यहाँ लिख दीजिए, बरस दिया है तो दिया है। प्रश्न से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है माइनस। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा? आफ्ताब की उम्र, उसको x माने हैं तो x माइनस 7 हो जाएगा। आप पुत्री का उम्र क्या होगा आपका? तो y माने हैं तो y माइनस 7 होगा। तो बेटिया जो है छोटी है, अब वापसी बड़ा होते हैं, जेन्युइन बात है। तो बेटी में कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी बेटिया जो थी वह 1 मानते हैं तो वापसिया 7 वर्ष का था, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, तो आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का उम्र बराबर 7 इंटू पुत्री का उम्र। तो देखिए आफ्ताब का उम्र x माइनस 7 माने हैं, यानी आया है, और 7 इंटू पुत्री का उम्र y माइनस 7 है। तो x माइनस 7 बराबर, इसमें अब गुना करेंगे, एक बार और गुना करेंगे, 2 गो है तो 2 बार, 3 गो रहे तो 3 बार। तो 7 में y से गुना करेंगे, 7y माइनस 7 49। अब देखिए जो जिधर का है, जिधर जिसका जात है उधर हम ले आएंगे। जैसे y इधर जात नहीं है तो इसको इधर लाएंगे, तो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, आई माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा डायरेक्ट। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y बराबर। अब देखिए बहुत आदमी का गलती यहाँ प्लस माइनस के रूप में होता है, तो सबसे झकास ट्रिक है इसमें। देखिए बड़ा कौन है, 49 बड़ा है कि 7 बड़ा है? तो 49 बड़ा है। 49 के सामने कथी है? माइनस है, उसको माइनस लिखते हैं। जो बड़ा है
उसके आगे देखिए कौन चिन्ह छुपा है, कौन चिन्ह है, ओकरा के लिख दीजिए। अब बड़का में से छोटका घटा दीजिए। तो 49 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 42। यह समीकरण जो हो गया आपका 1 हो गया। अब मान सकते हैं इसको माइनस में है तो इधर ला के प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा बात कहता है कि आफ्ताब अब 3 बरस के बाद उसके 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इस इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब 3 बरस बाद लिखेंगे। 3 बरस बाद जब भी कहे तो बाद कहे तो प्लस। तो 3 बरस बाद आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी? x + 3 होगा। और उसकी पुत्री का उम्र, ठीक है, उसकी पुत्री का उम्र y + 3 हो जाएगा। जिस तरह आफ्ताब की उम्र 7 गुनी है बेटी के उम्र के, तो उसी तरह 3 गुनी हो जाएगा बेटिया का उम्र और आफ्ताब के बराबर। तो लिखेंगे आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब की उम्र बराबर 3 इंटू बेटी का उम्र यानी पुत्री का उम्र। तो देखिए यहाँ पे आफ्ताब का उम्र है x + 3 बराबर 3 इंटू y + 3 हो जाएगा। तो x + 3 बराबर 3 में y से गुना करेंगे 3y, आप +3 क्या 9 हो गया। डेट इंप्लाइज का चिन्ह देना नहीं छोड़िएगा, इसको डेट इंप्लाइज कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में इसको या कहा जाता है, ठीक है। अब एक आई प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस। क्यों आएगा? तो ये 9 जो है संख्या संख्या के पास बैठेगा, अचर अचर के पास बैठेगा, ठीक है ना, अचर अचर के पास, चर चर के पास। तो x - 3y बराबर 9 - 3 या x - 3y बराबर 6 हो गया। समीकरण 2 हो गया। बस यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। इसके आधार पर ग्राफीय बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसका ग्राफीय रूप हम एक ग्राफ का स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। देखते हैं हम दूसरा का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला, कौन सौ रुपया में? 3900 रुपया में 3 गो बल्ला, ठीक है ना। 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, 3 गो बल्ला और 6 गेंद खरीदा 3900 में, ठीक है ना। फिर बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में की बात है, कुछ दिन के बाद एक बल्ला, ठीक है ना, और तथा उसी प्रकार के 2 गेंद, उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 में खरीदा, 1300 में खरीदा, ठीक है ना। माने ये वो कोच है क्रिकेट का टीम का कोच जो है 3900 में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा। फिर 1300 रुपया में एक बल्ला, बाद में 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। तो जब भी अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण आएगा तो 2 गो वस्तु आएगा, एगो बल्ला आया है, एगो गेंद आया, तो कोनो के कुछ मान लीजिए। माना कि बल्ला की कीमत मान लीजिए, या बल्ला भी बराबर 100 रुपया मान लीजिए, और गेंद की कीमत बराबर y रुपया, क्योंकि बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में कह रहा है, बल्ला की कीमत नहीं कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में, तो इसको अभी बाद में बताया जाएगा। तो देखिए 3900 रुपया में पहले के बार गया है मार्केट में, तो 3 गो बल्ला 6 गो गेंद खरीदा है। तो बल्ला को x माने हैं तो 3x हो जाएगा, बल्ला को क्या माने हैं? x माने हैं तो 3x होगा, आप प्लस गेंद को क्या माने हैं? y, तो 6y होगा। कितना में खरीदा है? तो 3900 में, बराबर 3900, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कहता है एक बार बाद में गया है तो एक बल्ला, तो 1x, मन करे तो 1 लिखिए चाहे न लिखिए, 2 प्लस 2 गेंद है तो 2y बराबर 1300 रुपया हो गया, ठीक है ना। इस इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। यही इसका बीजगणितीय रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 केजी सेब
2 kg सेब है, 1 kg संतरा, 1 kg अंगूर, 2 kg सेब 1 kg अंगूर है। उसका कुल मूल्य किसी दिन 160 रुपया हो रहा है। फिर दूसरा दिन की बात कह रहा है, ठीक है। दूसरा दिन की बात मैंने 1 महीने के बाद 4 kg सेब, कितना केजी रहे कितने रुपया रहे उससे हमको मतलब नहीं, इक्वेशन से मतलब है। 4 kg सेब है, आप प्लस कितने केजी अंगूर, 2 kg अंगूर। जब आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो कम से कम किताब और कॉपी लेकर बैठे, ठीक है। इसका कुल मूल्य 300 रुपया है। तो कह रहा है इसका बीजगणितीय रूप बताइए। तो देखिए, जब भी हम बताए हैं कि जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण आएगा तो दो वस्तु आएंगी, दो सफिशिएंट कोई ना कोई चीज आएगा। जैसे इसमें सेब आया है, अंगूर आया है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लेट मान लेना है। लेट माना कि सेब की कीमत x बराबर x रुपया और अंगूर की कीमत बराबर y रुपया, ठीक है। सेब को x मान लिए हैं और अंगूर को क्या मान लिए हैं, y मान लिए हैं। तो 2 kg सेब है तो 2x, 1 kg अंगूर है तो 1x या 1 y होगा, क्योंकि अंगूर को हमने y माना था। तो 1 लिखेंगे अन्यथा न लिखेंगे तो कोई मन बिगड़ जाने वाली बात नहीं है। बराबर 160 रुपया हो गया। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी समीकरण 1 हो गया। दूसरा 4 kg सेब है तो 4 kg सेब है तो 4x हो गया। 2 kg अंगूर है तो 2y बराबर 300 रुपया हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन सेकेंड आंसर। देखिए ये आपका 3.1 खत्म होता है, इन होता है। अब आप देखिए क्या होता है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा हम आपको देते हैं। तो एक तो खत्म हो गया, आप कंसेप्ट की बात करते हैं। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमने बताया था, ठीक है ना। तो अब देखिए कब इसको बीजगणितीय रूप क्या होगा, ग्राफीय रूप क्या होगा और इसका निकाय क्या होगा, ठीक है ना। इसके टर्म में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखा जुग्म, ठीक है। उसके बाद बीजगणितीय रूप, ग्राफीय रूप, निकाय, ये 3 को चीज हम देखेंगे। तो देखिए a1 के बाटा a2 यानी x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक वह a होता है। यह पहले का समीकरण का रहेगा तो a1 और दूसरा समीकरण का रहेगा तो a2। y का गुणांक b कहलाता है। तो पहला समीकरण का रहेगा तो b1 और दूसरा समीकरण का रहेगा तो b2। और c जो होता है ना, c के जगह पर अंक रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब a1 बटा a2 आप बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यानी बराबर नहीं है। तो देख रहे हैं कट रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ग्राफ भी कटेगा, तो ओकरा के हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी। तनी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ भी कट रहा है तो यहाँ भी कटेगा, यानी यह क्या होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। यानी ऐसा न करके ऐसा भी कर सकते हैं। एकरा के माने यहाँ कटा है तो यहाँ भी कटेगा, एक बार कटा है तो एक के बार कटेगा, यानी ग्राफ क्या होगा, ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। और इसका जो होगा बीजगणितीय रूप जो होगा, इसमें से अपरिमित रूप से केवल एक हल होगा।
देखिए यहाँ कटा है तो यहाँ भी कटेगा, ग्राफीय निरूपण तो यह प्रतिच्छेदित हो गया। इसमें केवल एक हल होगा, यानी एक्स वाई का मान एक गो निकलेगा, केवल एक हल, केवल एक हल कटेगा, केवल एक हल कटेगा। और यहाँ पे जो होगा संगत होगा, निकाय जो होगा संगत होगा, निकाय जो होगा संगत, ठीक है ना। प्रतिच्छेद होगा, ओकरा बाद केवल एक हल होगा, केवल एक हल को भी अद्वितीय कहा जाता है। कथी कहा जाता है? अद्वितीय। अब आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ग्राफ 3 गो होता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ 3 गो, प्रतिच्छेदी एकरा के प्रतिच्छेदी कहा जाएगा, कटेगा तो प्रतिच्छेदी, ठीक है। ओकरा बाद आता है संपाती, बराबर लाइन से चला गया तो संपाती, ठीक है। ग्राफीय निरूपण 3 प्रकार से होता है, प्रतिच्छेदी, संपाती, एगो जो होता है समानांतर होता है, ठीक है। अब देखिए जब कटा तो कटेगा, प्रतिच्छेदी, केवल एगो हल हो गया, और यहाँ संगत हो गया। अब देखिए सब बराबर है, जब a1 बटा a2 यानी हई या हई, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों बराबर है, कोई ना कोई मान सब में तीनों में आ रहा है। तो देखिए इसका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल, एक गो हल ना होगा, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब यहाँ बराबर तो यहाँ भी बराबर बउआ जी, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ कटा था तो यहाँ कटा, ग्राफ तो आसान है भाई, कटा है तो कटा है, बराबर है तो बराबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपाती। ये देख रहे हैं समान अनुपात में है, सब समान अनुपात में है, तो संपाती का अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस अनुपाती, यानी बराबर अनुपात में। तो यह निकाय भी क्या होगा? संगत होगा। अब तीसरा बचता है लास्ट एंड फास्ट, a1 बटा a2 रेखा जुग्म बराबर हो, एक बार नहीं बराबर है, एक बार सभी बराबर, एक बार फिर एक बार और बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो और c1 बटा c2 बराबर ना हो। तो देखिए एगो बराबर है, एगो बराबर नहीं है, तो दो गो तो है लिखिए दिए, तो बचा है समानांतर, यहाँ पटक दो भाई, समानांतर। इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? समानांतर होगा। इसमें केवल एक हल, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल, इसमें कोई हल नहीं, एगो बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और यहाँ संगत जब हो गया तो यह असंगत हो गया। इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए फिर से, एक बार बराबर नहीं था तो केवल एक हल, प्रतिच्छेदी संगत, सब बराबर तो परिमित रूप से अनेक हल, संपाती संगत, एगो बराबर नहीं तो कोई हल नहीं, समानांतर असंगत, ठीक है। टेक योर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।